नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि कहीं गौ हत्या का मामला आ जाए या गोवंश के कहीं अवशेष मिलें तो आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत होगी। कितना ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा और हो सकता है कि हिंसक घटनाएं भी हो जाएं। और यदि कोई पकड़ा जाता है मौके पर तो उसकी तो फिर खैर नहीं है। उसकी तो फिर भीड़ जो है जमकर कुटाई पिटाई बनाएगी और हो सकता है कि उसको यमलोक पहुंचा दिया जाए। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और सुनने में आती रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हिंदुओं की मान्यता और आस्था और धार्मिक परंपरा का ये मामला है, इसलिए इतना लोग उस पर उत्तेजित हो जाते हैं। और एक पूरा देश में एक समुदाय, एक वर्ग बन गया है जो गोवंश को लेकर इतना आक्रामक रुख धारण करता है। निश्चित तौर पर जो गो भक्त के जो समर्थक हैं, जो गो भक्त हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और उससे जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं, वो इस ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुखर रहते हैं, आक्रामक रहते हैं ऐसे मामलों में। लेकिन सवाल ये है कि उनकी आक्रामकता या उनकी मुखरता तब कहाँ चली जाती है जब तमिलनाडु में सरकार सरेआम ये काम करने पर आमदा हो। तब तो कोई चूं तक नहीं बोलता, तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ एक लाइन तक नहीं बोलता। धरना प्रदर्शन करना या वहां पर कोई हंगामा करना जाकर, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस फैसले में राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। गो हत्या या गोवंश के अवशेष मिलने पर आसमान सर पर उठाने वाले गो भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे पर तमिलनाडु की सरकार से कैसे निपटा जाए। हालांकि शायद ये मुद्दा उनके लिए इतना गंभीर है भी नहीं है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने चूं तक नहीं की है। तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर 27 मई को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पूरे राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए 1976 के सरकारी आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह गायों और बछड़ों की हत्या रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। इसी आदेश के खिलाफ अब राज्य सरकार के सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अपने फैसले में जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और बोझा ढोने वाले मवेशियों की हत्या पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत ने यह भी जिक्र किया था कि संविधान सभा की बहस के दौरान इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय एक पूजनीय पशु है और भगवान कृष्ण के समय से भारतीय सभ्यता का अहम हिस्सा रही है। हाईकोर्ट ने गाय और बछड़ों को किसी भी जगह पर किसी भी दिन काटे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने एक सरकारी आदेश पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि दूध का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गो हत्या को रोकना जरूरी है। मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया कि बकरीद के लिए कोई गो हत्या आवश्यक प्रथा नहीं है। तमिलनाडु की विजय सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है जिसमें राज्य में गाय और बछड़ों को काटने पर पूरी तरह बैन लगाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सरकार की दलील है कि गायों और बछड़ों को काटने पर पूरी तरह से बैन का हाई कोर्ट का निर्देश सही नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 के खिलाफ है। यह एक्ट अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर 10 साल से ज़्यादा उम्र की गायों को काटने की इजाज़त देता है जो ब्रीडिंग के लिए फिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने इसके अलावा भी कई तरह के कानूनों नियमों का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि मद्रास हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये तमाम कानून इस बात को नियंत्रित करते हैं कि किन पशुओं की हत्या की जा सकती है, लेकिन पूर्ण पाबंदी की व्यवस्था किसी में भी नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि पूर्ण पाबंदी का आदेश देकर हाई कोर्ट ने विधायी कानून की जगह न्यायिक कानून थोपा है। गो हत्या या उसके शक में
भीड़ द्वारा पीटे जाने या मौत के घाट उतारने के कई मामले देश में आ चुके हैं। 12 मार्च 2018 को हापुड़ में मॉब लिंचिंग मामले में 45 वर्षीय पशु व्यापारी कासिम की हत्या करने और गाय की हत्या की झूठी अफवाह के आधार पर 62 वर्षीय समायुद्दीन पर हमला करने के आरोपी 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2014 से गो लिंचिंग और गोरक्षा हिंसा के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर उन राज्यों में जहां पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे लगभग 97% मामले 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए। ये हमले अक्सर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय गोरक्षक समितियों जैसे दूर दक्षिणपंथी समूह द्वारा किए जाते हैं। पीड़ितों में दलित और मुस्लिम पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होती है। भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी 18 राज्यों में गो हत्या पर पूरी तरह आंशिक रोक है। भारत की 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज़्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देशों में से एक भारत है। दरअसल बीफ बकरे, मुर्गे और मछली के गोश्त से सस्ता होता है। इसी वजह से यह गरीब तबकों में रोज के भोजन का हिस्सा है, खासतौर पर कई मुस्लिम, ईसाई, दलित और आदिवासी जनजातियों के बीच। गो हत्या पर कोई केंद्रीय कानून अलग से नहीं है, राज्यों ने अपने स्तर पर अलग अलग कानून बना रखे हैं। गो हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने हैं कि गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर रोक। ये रोक वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी हैं। गो हत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा इन्हीं राज्यों में तय की गई है। जिन राज्यों में गो हत्या और इससे जुड़े वंश पर आंशिक प्रतिबंध है उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और 4 केंद्र शासित राज्य दमन दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। 10 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर गोवंश और गाय की हत्या करना या गोमांस खाना अपराध नहीं है और वहां पर यह परंपरागत तरीके से खाया जाता है। इनमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गो हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया जाता है। 8 राज्यों और लक्षद्वीप में तो गो हत्या पर किसी तरह का कोई कानून ही नहीं है। सवाल यही है कि क्या भाजपा और संघ परिवार और अन्य गोभक्त क्या तमिलनाडु का कुछ बिगाड़ पाएंगे? क्या इनमें इतना दम है कि तमिलनाडु जाकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर सकें? अलबत्ता ये सब वहाँ जाएंगे ही नहीं। यदि चले भी जाएं तो लोगों को इनका समर्थन नहीं मिलेगा, जिस तरह उत्तर भारत के राज्यों में मिलता है। इसे ही कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। जबकि तमिलनाडु की सरकार ने सरेआम गाय, बछड़ों का मांस खाने की न सिर्फ पैरवी की है बल्कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। पर क्या मजाल किसी गाय समर्थक ने चू तक की हो। तो ये दोस्तों हाल है देश में कि किस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को भुनाया जाता है, मुद्दों को उछाला जाता है। जो मामले वोट बैंक बना सकते हैं उन मामलों को, चाहे वो कितने ही संवेदनशील हो, चाहे वो किसी की मान्यता के खिलाफ हों, चाहे किसी की मान्यता के पक्ष हों, उन मुद्दों को कितना हवाई बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह से उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। और जहां राजनीतिक फायदा नहीं मिल सकता वहां पर कोई ऐसे मुद्दे, इतने संवेदनशील मुद्दों की ना चिंता करता है, ना परवाह करता है और ना ही किसी में इतना दमखम है कि उनका वहां पर जाकर वो विरोध कर सकें। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।